नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हम हैं गोरखपुर में, बाबा की नगरी में हैं और बाबा ने यहाँ पे क्या कुछ किया उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए राजनीतिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, उन राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान है। गोरखपुर में क्या कुछ असलियत है, ज़मीनी सच्चाई है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर धीरेन्द्र प्रताप जी मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुजन समाज को लेकर और समाज में लगातार तमाम जो कुरीतियाँ, तमाम जो बुराइयाँ फैली हुई उसको लेकर लगातार समाज में काम करते रहते हैं। सीधे सीधे तौर पर इनसे ही बात करेंगे और गोरखपुर की ज़मीनी सच्चाई की बात करेंगे। नमस्कार सर। आप नमस्कार। आज जिस तरीके से देखा जाए गोरखपुर बाबा की नगरी कही जाती है, क्या राजनीतिक परिस्थितियां यहाँ बनती और बिगड़ती दिखाई दे रही हैं? राजनीति में एक जैसे आप देखिए, जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप हम देखेंगे ना, एक बार समय में यूरोप भी धर्म के नशे में डूबा हुआ था, ठीक है। और जब धर्म का नशा टूटा ना, तो जो धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग थे उन लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ। तो हमारे देश में शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं, वीडियो आ रहा है कि कैसे इन धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पब्लिक मारे भगा रही है। वो समय यहाँ पर भी आने वाला है, तंद्रा टूटने वाली है। क्योंकि जो ख्वाब लोगों ने देखा था कि जब मुख्यमंत्री का शहर है, मुख्यमंत्री आएगा, हमारे शहर का होगा तो क्या डेवलपमेंट होगा। आप यहाँ पर बैठे हैं, जनरेटर की आवाज़ आपको आ रही होगी, बिजली नहीं है। ये स्थिति है कि बिजली नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप शहर के बीचों बीच बैठे हुए हैं, 2 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर है और शहर में बिजली नहीं है। तो जो डेवलपमेंट है वो केवल अखबारों में है, इनके मीडिया चैनलों में है। सड़कें बनी हैं, वही सड़कें बनी हैं जो इनके स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज तक जाती हैं। वही सड़कें बनी हैं जो इनके सांसद विधायकों ने जहां बहुत बड़ी बड़ी प्लाटें खरीद रखी हैं, ज़मीनें खरीद रखी हैं, जहां पर ये अपना कॉलोनी डेवलप करके रियल इस्टेट वाला बिजनेस कर रहे हैं, वही सड़कें बनी हैं। जहां पर योगी आदित्यनाथ का हॉस्पिटल है, जहां उनका डिग्री कॉलेज है, वो सड़कें बनी हैं। और उन्हीं सड़कों को बार बार बना करके ये बताते कि हमने इतने 1000 किलोमीटर जो है सड़क बना। बड़ी बात है जिस तरीके से इतना लीगल हो गया यहाँ पर कि आप थाने में पैसा देकर के कुछ भी आप करवा सकते हैं, कचहरी में पैसा देकर के कुछ भी करवा सकते हैं, इवन रिकॉर्ड रूम में जाकर के आप दस्तावेज भी बदल सकते हैं। इस तरह का जो यहाँ पर हरकत चल रहा है, इस तरह का करप्शन यहाँ पर चल रहा है। और खबरें, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आज भी कोई आदमी यहाँ पर एक्सीडेंट करता है और उसको क्रिटिकल इंजरी हो जाए तो तुरंत मेडिकल कॉलेज वाले उसको लखनऊ भेजते हैं। यहाँ पर एम्स बना है, जनता ने लड़ करके बनवाया है, इन नेताओं की देन नहीं है, लेकिन उस एम्स में डॉक्टर नहीं मौजूद है। तो क्या उसकी वजह यही तो नहीं क्योंकि सरकार से जबरदस्ती जनता ने लड़ के बनवाया, तो सरकार कह रही होगी ठीक है हम तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे रहे हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उसके अंदर वो मौजूद इसीलिए नहीं है। देखिए, जनता जब मुद्दे पर जागरूक होती है, ठीक है, तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि हम इस पर काम करें, रोजगार। अब जनता ने यहाँ पर, मुझे लगता है गोरखपुर के एक एक व्यक्ति ने जो है पोस्ट कार्ड लिख करके प्रधानमंत्री से जो है एम्स की मांग किया था। उस समय अखिलेश यादव जी का शासन था, तो अखिलेश यादव जी ने भी खूब तगड़े से कहा था कि भाई आप ज़मीन दो, हम ज़मीन दे रहे हैं, आप एम्स लेकर के आइए। तो एक तरह से जनता जब मुखर हुई थी एम्स को लेकर के, तो इन लोगों की मजबूरी हुई थी एम्स देना। अभी जनता धर्म के नशे में डूबी है, तो ये लोग भी धर्म परोस रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट अखबारों में दिखता है, जो मीडिया में दिखता है, और जो हवा बना जा रहा है पूरे देश में, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे गुजरात मॉडल का हवा बना करके नरेंद्र मोदी को पूरे देश में पेश किया गया था। उसी तरह से यूपी मॉडल बना करके, हवा बना करके पूरे देश में जो है पेश किया जा रहा है। और कुछ ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। इंसेफेलाइटिस से आज भी बच्चे मर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आज भी दुर्दशा है, लेकिन मीडिया उस खबर को नहीं छापती है क्योंकि उसको मना किया गया है। क्या मजबूरियां हो सकती कि मीडिया नहीं छाप रही है या मीडिया उस चीज की सच्चाई नहीं दिखा पा रही है? आप स्वतंत्र मीडिया, आपको कितने लोग चंदा देते हैं, आप हमको बताइए। सरकारी चंदा आपको तभी मिलेगा जब उनका चरण चाटेंगे, आप जूता चाटेंगे। तो ये जूता चाट मीडिया है और उनको अपना चैनल चलाना है, अपना अखबार चलाना, अपना धंधा करना है, न कि पत्रकारिता करना है। कोई मजबूरी नहीं है, आज भी चाहे तो अखबार लिख सकते हैं और उनको उतनी उनकी सेल है कि उनका खर्चा निकल जाए, लेकिन धंधा कर रहे हैं वो। तो इनको सरकार की तरफ से विज्ञापन मिल रहा है और उसी विज्ञापन से इनका चल रहा अपना, तो भाई क्यों लिखेंगे वो। आज आपके गोरखपुर में बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी जिनको कहा जाता है आकाश आनंद जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी का कुछ माहौल है यहाँ गोरखपुर के अंदर? बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से माहौल रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। और क्या होता है ना कि हमारे वोटरों को बड़ा आसानी से गुमराह कर दिया जाता है, ठीक है। फिर भी कोर वोटर हमारा एकदम चिपका रहता है, जुड़ा रहता है।
अब जिनको बसपा ने जिनको अपने शासन के दौरान जिनको मंत्री बनाया, एक एक हर जाति से उठा करके लोगों को विधायक बनाया कि आप जाइए और समाज में काम करिए, अपने जाति को जोड़िए और बहुजन समाज में उसको शामिल करिए। उन नेताओं ने, जो मान्यवर साहब काशीराम के समय से ही जो मतलब हर जाति के अलग अलग नेताओं को तैयार किया गया था, वो समाज में जा करके अपनी अपनी जाति का नेता बन गए और अपनी अपनी जाति का वोट इकट्ठा करके ले जा करके बीजेपी को बेच दिए। अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने सार बहनोई के लिए जा करके टिकट ले लिए। बस वही चल रहा है। यही आरोप तो बसपा पे भी लग रहा है कि मायावती जी ने अपने भतीजे को ही पार्टी में जो है उत्तराधिकारी बनाया। भतीजे को उत्तराधिकारी कब बनाया गया? सबसे अंतिम में। सबसे पहले बसपा का मकसद ये था कि हम सभी जातियों से नेताओं को तैयार करें। क्या आकाश आनंद देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? देश में कई राज्य है ना, तो कई नेता चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या वो सभी सीटों से अकेले सांसद बन जाएंगे? क्या वो जितने मंत्री पद हैं उन सब पर अकेले आ जाएंगे? नहीं। हर जाति से उठा करके निकाल करके नेता बना करके बहुजन समाज की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश मानवर काशीराम साहब ने की थी, लेकिन इन्होंने बेईमानी किया। हो सकता है इनको कि उस जाति का लीडरशिप मंजूर ना हो जिस जाति से आकाश आनंद आते हो या बहन जाति हो, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, सबसे अच्छी बात यह है, जो हम शुरुआत देखते हैं आकाश आनंद की, और जब हम अपने उनके समकक्ष जो बाकी नेता, हालांकि उनसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन हम अखिलेश यादव जी को देखते हैं या राहुल गांधी को देखते हैं, तो उनकी जो शुरुआत थी और आकाश आनंद की शुरुआत थी, आकाश आनंद की शुरुआत उनसे 100 गुना बेहतर है। 100 गुना बेहतर है। आकाश आनंद अपने दूसरे तीसरे भाषण में ही, मंचीय भाषण में जो है नेशनल मीडिया में छा जाते हैं, जबकि राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव हैं, इनके बयानों को लेकर के लोग मजाक उड़ाते थे और क्या क्या नहीं इनको जो है घोषित किया गया। तो मैं देखता हूं कि बहुजन समाज को जो बहन जी ने एक अच्छा लीडर दिया है, वो लीडर अपने आप को साबित कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में बसपा का ग्राफ फिर से ऊपर उठेगा और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में देखिएगा सबसे बड़ी पार्टी होगी। एक बड़ी बात, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो के लगातार भाषण हो रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जैसा उन्होंने अभी मेरठ में कहा कि मेरठ में एक हाई कोर्ट की एक बेंच होनी चाहिए, उसको हम अलग से एक राज्य का दर्जा उधर हम बनाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की भी अलग बातचीत रही जब उनका शासनकाल था। उस चीज को कैसे देखते हैं? क्या ऐसा करने से देश में बिखराव होगा या देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो कहा कि हाई कोर्ट की एक बेंच यहाँ पर होनी चाहिए, ये हाई लेवल का विजडम, हाई लेवल की पॉलिटिक्स है और हाई लेवल की थिंकिंग है डेवलपमेंट के लिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये हाई लेवल की थिंकिंग है। ये जो इस तरह की धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेता लोग हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। उसका मकसद मैं आपको बता दे रहा हूँ। 24 करोड़ आबादी है हाईकोर्ट की, उत्तर प्रदेश की, एक हाईकोर्ट है। आप बताइए, जब आप मुकदमा लड़ने जाते हैं 30 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। आज आपकी जमीन कोई कब्जा कर ले रहा है और 30 साल तक उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको वो जमीन वापस मिल जाए, उसको न्याय बोलेंगे आप? बहन जी उस दर्द को समझती हैं कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, हाईकोर्ट से वो 300-400 किलोमीटर दूर रहेगा तो उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। हाईकोर्ट की फीस और हाईकोर्ट में पहुंचने का जो दूरी है और जो उसके बाद जो 24 करोड़ लोगों का बोझ हाईकोर्ट पर है, उसकी वजह से जो मुकदमों में की सुनवाई में और उस पर फैसले आने में जो देरी है, ये दूरी और देरी जनता की दुश्वारी बढ़ा रही है, आम आदमी की दुश्वारी बढ़ा रही है। बहन जी का विजन ये है कि एक अलग हाईकोर्ट बन जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों को वहीं पर न्याय मिल जाएगा। उनको हाईकोर्ट में न्याय लेने के लिए 400-500 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा और ये हाई लेवल का विजडम है। ये जो इन गाय गोबर वालों को, इनको समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके का काम जो है बसपा सुप्रीमो ने अपने शासनकाल में किया, तमाम डेवलपमेंट किए और ये उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की भी उन्होंने नींव रखने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बावजूद बसपा जो है शासन से बाहर हो गई और लगातार उसका ग्राफ डाउन हुआ। इसका क्या कारण? देखिए, अच्छी चीज़ें जनता को देर से समझ में आती हैं और अभी 70 साल आज़ादी के हुए हैं और 30-35 साल लोगों को संविधान के अधिकार को समझने में लग गया। संविधान के अधिकार को लोग समझें, शिक्षा के महत्व को समझें, तब लोग शिक्षित होना शुरू हुए और उसके बाद से शिक्षा को इतना महँगा कर दिया कि लोग फिर से शिक्षा से दूर होते चले जा रहे हैं। तो जो असली मुद्दे होते हैं ना, उसको समझने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा एक हाथ है, जो लगातार इस सरकार में धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। अब बसपा ने जो, देखिए, इसको एक लाइन में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण।
ठीक है। तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जो है उस उसके तहत जो है छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हमारे देश में हुआ। जब यहाँ पर अंग्रेज थे तो अंग्रेजों को हुकूमत चलाना था लंदन से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब रानी ने, क्वीन ने जो अपना हाथ में ले लिया देश को, तो उन्होंने भारत में बड़े छोटे छोटे राज्यों को जोड़ करके बड़े राज्य बनाए। यही उत्तर प्रदेश आगरा और अवध के रूप में अलग अलग था। इसको जोड़ के यूनाइटेड प्रोविंसेस बना। यूनाइटेड प्रोविंसेस आगे चलकर यूपी हो गया, क्योंकि उनको ये मतलब नहीं था कि आम आदमी कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, अपने लिए न्याय की बात करनी होगी तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की है कि आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से नए राज्यों का निर्माण किया जाए। उसके लिए केंद्र सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाती है और नए राज्य बनते हैं। तो छोटे छोटे राज्यों का निर्माण की बात हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश को बीमार रखना था, बिहार को बीमार रखना था, इस नाते इसका बंटवारा नहीं हुआ, इसको नहीं बांटा गया। बहन जी का शासन आया 2011 में। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 नए राज्य बनाने का प्रस्ताव अपने विधानसभा से बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। उस समय कांग्रेस थी और कांग्रेस ने जो है राज्य उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, दरकिनार कर दिया, उस पर काम नहीं किया। आज वो उसी का नतीजा कांग्रेस भुगत रही है। बहन जी कहती ना कि कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण सत्ता से बाहर है, यही वो उसकी नीतियां हैं। अगर कांग्रेस ने राज्य का बंटवारा किया होता तो आज बीजेपी इतनी मजबूत नहीं होती। आप देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे पावरफुल राज्य उत्तर प्रदेश को क्यों बना रहे हैं? पॉलिटिकल मामले में, बाकी मामलों में नहीं। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और रोजगार और शिक्षा के मामले में नहीं है। 80 लोकसभा सीटें हैं। जिस राज्य में 80 लोकसभा सीटें होंगी वहां का मुख्यमंत्री हमेशा केंद्र में अपनी धमक बरकरार रखेगा। जरूरी है, काशीराम साहब कहा करते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार होनी चाहिए, जिससे कि जनता जब चाहे तब अपनी मांगे मनवा ले। तो आज 80 लोकसभा वाले एक प्रदेश को आप बना करके रखेंगे तो उसकी धमक हमेशा बनी रहेगी। और यही कारण है कि हिंदी पट्टी और साउथ में विवाद हो रहा है। ठीक है भाई, 80 लोकसभा वाला सीट यही है, सारे सांसद यहीं से जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ी संख्या में जब सांसद यहाँ से जाएंगे तो यहीं की बात रखेंगे, साउथ की बात थोड़ा करेंगे। आज साउथ के लोगों में असंतोष क्यों है? तो इस नाते बहन जी बहुत बड़ा विजन रख करके बाबा साहब के संविधान को इम्प्लीमेंट करने के उद्देश्य से यहाँ की जनता की सहूलियत के लिए कहा था कि यहाँ 4 राज्य बनने चाहिए। 4 राज्य बनेगा, 4 मुख्यमंत्री होगा, 4 हाईकोर्ट होगा, 4 लोक सेवा आयोग होगा। भर्तियों में भर्तियां जल्दी से हो जाएंगी, आपको न्याय जल्दी से मिल जाएगा। आपका मुख्यमंत्री आराम से अपने सभी जिलों का हर महीने निरीक्षण कर लेगा। जो भी योजनाएं होंगी वो ठीक ढंग से संचालित हो पाएंगी, पुलिस ठीक ढंग से काम कर पाएगी। आज आप एक आरटीआई लगा दीजिए ना, आपके आरटीआई को सूचना नहीं मिलेगी, रगड़ के आप मर जाएंगे, 3 साल 4 साल लग जाएगा। आप जो उसमें सेकंड अपील फर्स्ट अपील करते रह जाएंगे, आपको आरटीआई सूचना मिलेगी, क्योंकि हर दिन लाखों की संख्या में आरटीआई वहां पर पहुंच रही है। एक तो सूचना आयोग कितनी सूचनाएं दे देगा, लेकिन यही 4 राज्य बन जाएंगे तो हर चीजें, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और जब सरकार ने वो नहीं किया तो बहन जी ने अपने इस लेवल से उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े जिले थे उनको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे जिले बनाए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संत कबीर नगर है, महाराजगंज है, ये सब एक ही में था, गोरखपुर केंद्र था, बस्ती तक। तो वहां के व्यक्ति को अगर डीएम से मिलना होता था तो वो 2 दिन पहले यहाँ आकर के कहीं बेचारा सड़क पर सोता रहता था कि हम डीएम साहब से मुलाकात करके अपनी समस्या बता लें। बहन जी ने एक अलग जिला बना दिया, अब वहाँ का डीएम वहाँ बैठता है। अब वहाँ का आदमी न्याय के लिए वहीं पर जाता है, यहाँ पर उसको आकर के भटाने की जरूरत नहीं पड़ती। सहूलियत हुआ कि नहीं हुआ? तो बहन जी का जो मकसद था, विजन था, वो बहुत बड़ा था। वो चीजें आम जनता को देर से समझ में आएंगी, लेकिन समझ में आएंगी। जिस तरीके से देखा जाए, एक अंतिम सवाल आपसे लूंगा, जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में देखा जाए, जहां एक तरफ राजनीति, धर्म की राजनीति की जा रही है, वहीं बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद है वो कह रहे हैं अगर राम मंदिर बना है उसका भी हम स्वागत कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनेगी तब भी हम वहां खड़े रहेंगे। एक सवाल ये, इसी में दूसरा सवाल ये है कि गोरखपुर के अंदर युवाओं, क्योंकि युवाओं की राजनीति में एक अच्छी पकड़ भी रहती है और एक वो एक धार देते हैं राजनीति को, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर युवा आकाश आनंद को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तो आकाश आनंद को लेकर के मीडिया में जो निगेटिव बातें चल रही थी उससे युवा बहुत इफेक्टिव थे। ठीक है, उन लोगों को लग रहा था कि नहीं, बहन जी ने जबरदस्ती अपने भतीजों को बना दिया है। ठीक है, लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि बहन जी ने पहले बहुत सारे नेताओं को लॉन्च करने की कोशिश की। लोगों ने बहन जी का कॉल रिकॉर्ड करके जो है उसको, जब वो बसपा छोड़ करके गए तो सीडी बनवा करके बंटवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। धोखा दिया उन्होंने मिशन को। और बहन जी ने आकाश आनंद के हाथ में चांदी और सोने का चम्मच दे करके उसको राजनीति में नहीं भेजा,
उसको राजनीति में आकाश आनंद को तब भेजा जब बसपा सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। बसपा रसातल में चली गई थी। देश में जब वो सबसे कम वोटों के परसेंटेज पर पहुंच गई थी, 11.5% कह लीजिए, 12% वोट बसपा का बचा था, कहीं कोई नाम नहीं लेने वाला था, तब मतलब आकाश आनंद के सर पर जो बसपा का ताज रखा था गया था, वो कांटों से घिरा हुआ था, वो नुकीली तारों से घिरा हुआ था, वो ताज रखा गया था। और इसको लेकर के बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई गई। हमारे लोग जब चौराहे पर जाते हैं ना, तो वो अपने अध्ययन के हिसाब से अपना एजेंडा नहीं बनाते। वो लोग 4 लोगों की बात सुनते हैं, उसको ला करके बोल देंगे। अभी एक बात चल रही थी कि बसपा अकेले चुनाव लड़के बीजेपी को फायदा पहुंचा रही थी, लेकिन कहीं किसी को कोई ये नहीं बता रहा था कि ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। ये लोग नहीं बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन में जो शामिल अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रहे थे। ये लोगों को पता ही नहीं है। एक बहुत अच्छे भंते जी हैं, देश में चर्चा में रहते हैं, उनसे भी कल मेरी बात हुई, तो बोल रहे हैं कि नहीं, बहन जी अकेले चुनाव लड़ के भाजपा को पहुंचा रही हैं। हम कहे वो पंजाब में वो लड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, तो वो अच्छा वो अकेले लड़ रहे हैं। हम कहे हाँ अकेले लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी अकेले लड़ रही हैं, अच्छा वो भी अकेले लड़ रही हैं। हम कहे हाँ, वो भाजपा की भी टीम नहीं है। तो उसी तरह से आकाश आनंद के लिए नैरेटिव सेट किया गया कि इनको जो है दे दिया गया है। लेकिन अभी आकाश आनंद ने अपने जो मंचीय कार्यक्रम, बसपा का जो चुनावी कार्यक्रम रहा है, उसमें आकाश आनंद ने जो अपना तेवर दिखाया है, जो राष्ट्रीय मुद्दों को उन्होंने टच किया है, उससे जो युवा है उसके अंदर बहुत जोश आया। अब देखिए, इसके पहले जो हमारी लीडरशिप थी रही है, या युवा नेता, दलितों के युवा नेता के रूप में जो लोग भी उभरे, उनका डिस्कोर्स क्या है? कहीं दलित की हत्या हो जाए, कहीं बाबा साहब की मूर्ति टूट जाए, कहीं किसी दलित बहन बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए, वहां पहुंचना है, वहां जाकर के दंगाई वाला भाषण देना, दंगा फैलाने के लिए चक्का जाम करना, उन पर मुकदमे लगवाना, चल देना है। मतलब उनके दिमाग में चलता रहता है कि कहाँ दलित की हत्या हो रही है, हमको वहां एट्रोसिटी वहीं तक सीमित था। क्या बाबा साहब अंबेडकर का जो लड़ाई थी वो केवल दलितों के लिए थी या दलित एट्रोसिटी के लिए थी? विजन नहीं दिख रहा था। देश के बाकी लोग उनसे जोड़ नहीं पाए। दलित तो जोड़ ले रहा था उनसे, दलित समाज के कुछ लोग उनसे जोड़ ले रहे थे अपने आप को, लेकिन दलित समाज के अलावा जो बहुजन समाज है, या कह लीजिए कि जो सामान्य जातियां, वो उनके विजन को अपने से नहीं जोड़ पा रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जिनको दलित एट्रोसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनको रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, करप्शन, ये मुद्दे जो है आम जनता जो दलित नहीं उनसे भी जुड़ी हुई हैं। आकाश आनंद उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं। तो आकाश आनंद ने जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दों को छुआ है, अपने बहुजन समाज के मुद्दों के साथ साथ, और गंभीरता से उस पर आवाज उठाई है, उसमें एक नया जोश आ गया है युवाओं में। एक सवाल रहेगा आपसे, बहुत कम शब्दों में जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि बहुजन मीडिया के नाम पे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, और जैसे ही आकाश आनंद जब अब स्पीचेस देते हैं तो वो कहते हैं कि आपको ऐसे काम करने हैं ताकि आपके ऊपर जो है किसी भी तरीके का मुकदमा या लीगल कार्रवाई ना हो सके, जिसकी वजह से आप नौकरियां ना प्राप्त कर सके। आप ऐसे कर रहिए ताकि आप उन नौकरियों को प्राप्त कर सके, अच्छा जीवन बेहतर कर जाए। तो जो बहुजन पत्रकार हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आकाश आनंद इसका जवाब दें, पिछले 10 साल में दलित समाज में कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, क्या वो अपने हक और अधिकार के लिए आवाज ना उठाएं? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात यह है कि उनका कहना है कि युवक अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें ताकि उन पर कोई मुकदमे ना लगे। तो क्या सारे युवक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? कुछ धंधा पानी बिजनेस भी तो कर रहे हैं, कुछ जमीनों का काम कर रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, वो तो आंदोलन करने के लिए फ्री है कि नहीं है? कोई नेता बोलेगा जाकर के आंदोलन कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो? कोई बोलेगा? आपके अंदर अगर है, जज्बा है तो करिए। हम लोगों के अंदर हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमको सरकारी नौकरी में नहीं जाना है। ठीक है, हमको सरकारी नौकरी में जाना होता तो हम आकाश आनंद की बात मानते हो, चुपचाप बैठ करके पढ़ते। अपने पढ़ाई से, अपने अध्ययन से हम समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, न कि सड़क पर जाकर के दंगा करते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम जैसे लोग हैं, क्या सभी लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या सभी लोग जाकर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? जो नहीं है वो तो आंदोलन कर सकते हैं ना। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों, पढ़ने लिखने वाले लड़कों के लिए बात कही है। और आपको मैं बता दूं, ये सच्चाई है कि खेत बेच बेच करके जमानत कराएं लोग। यही देवरिया में एक युवा नेता हैं, आए थे, ठीक है, और यहाँ पर दंगा करवाए, मुकदमे लगे, बेचारे 4-4 महीना जेल में रहे। उनके माँ बाप सूद पर पैसा लेकर के, खेत बेच करके, बंधक रख करके, जब जा करके उनका उन्हीं उन्हीं युवा नेता के समर्थक न्यूज चैनल की मैं बात बता रहा हूं, जो ये कहते हैं कि आंदोलन से तो अब मुकदमे हैं, ये होते रहेंगे। आकाश आनंद जवाब दें कि अगर इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे तो कितनी सरकारी नौकरियां मिली? एक उन्हीं का
उन्हीं का साथी जब वो राइज कर रहे थे, उन्हीं का एक साथी आत्महत्या कर लिया सहारनपुर में, मालूम है आपको? उस तक वो चीजें नहीं पहुंची जितना जो चंदा इनको मिल रहा है, जो व्यवस्थाएं मिल रही हैं, जो बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, उसका अगर 1% भी उसको दे दिए तो लड़का आत्महत्या नहीं किया करता। ठीक है, जो साथ देने वाले लोग हैं, जो इनके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको उन पे पैर रख करके आगे बढ़ करके ऊपर चढ़ करके, और मनुवादियों की बात जो कह लीजिए कि वोट को तोड़ने वाली बात है, बांटने वाली बात है, उस पर ये काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, दो सवाल नॉर्मल से। आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई, तो तमाम लोगों के ये कह रहे हैं कि वो परिवारवाद है, और मतलब वो राजा का बेटा जो कांचीराम साहब ने कहा था कि अब है जो रानी के कोख से नहीं होगा, इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जो समर्थन और मिशन बसपा का है, आपने भी संगठन बनाया, मगर बसपा के लिए आप समर्पित हैं, तो समर्पित होना जरूरी है, पार्टी नहीं बना देना जरूरी, समय क्या कहता है इन सब चीजों पे? देखिए, मान्यवर साहब ने पार्टी की नींव रखी थी, और जब उन्होंने नींव रखी थी तो उन्होंने हर जाति के नेता को उठा करके मंत्री बनाया, विधायक बनाया। और मान्यवर साहब मीटिंगें लेते थे तो वो कहते थे कि आप अपनी अपनी जातियों में जाओ और अपनी जाति को उठा करके बहुजन समाज से जोड़ो। ठीक है, उन नेताओं ने धोखा किया, उन नेताओं ने बसपा में कमियां निकाली, उन नेताओं ने बसपा के अंदर की जो बातें थी, जो बंद कमरे की जो बातें थी, वो दुनिया के सामने रख करके बसपा को खत्म करने की कोशिशें की, और वो अपने अपनी जाति में गए, अपने अपनी जाति के नेता भी बने, लेकिन बजाय उनको बहुजन समाज में ला करके शामिल करने के, उन्होंने उनके वोट बैंक को ले जा करके बीजेपी में बेच दिया। और देखिए, जितने बेचने वाले लोग हैं, अपनी अपनी जाति को बेचने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने बेटे, दामाद को, अपने साले को, सबको राजनीति में सेट कर दिया, बिजनेस में सेट कर दिया, और उन्हीं की जाति के लोग आज भी हाशिए पर हैं, उसी धार्मिक उन्माद के हिस्सा बने हुए हैं जिसके लिए मान्यवर साहब हम मना करते थे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मान्यवर साहब की बात मानी हुई, आज भी वो स्थापित हैं, ठीक ढंग से चल रहे हैं। तो आकाश आनंद की जो बात है, तो आकाश आनंद को बसपा में कब लाया गया? जब बसपा बहुत अच्छी स्थिति में थी। बहन जी चाहती तो आकाश आनंद को कहीं से एमएलसी बना देती या राज्यसभा का सांसद बना देती, और देखती कहीं से भाजपा से बातचीत करके आकाश आनंद को कोई मंत्री बना देती। बोलिए, नहीं बना सकती थी? बहुत आसानी से बना सकती थी। और बहन जी खुद राष्ट्रपति बन जाती, आकाश आनंद को कोई मंत्री बना दे, आकाश आनंद की लाइफ सेट हो जाती, जैसे बाकी लोगों की लाइफ सेट है, बाकी जाति के नेताओं की। तो आकाश आनंद को बहन जी जब बसपा का उत्तराधिकारी बनाई हैं, तो उनके सिर पर ताज नहीं रखी, उनके सिर पर कांटों का ताज रखी हैं। जब बसपा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, जब सारे नेता, सारे जातियों के नेता, अलग अलग जातियों के नेता बसपा को छोड़ करके जा चुके थे, और बसपा का वोट परसेंट 12% से भी कम हो चुका था, उस समय आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई। आप ये नहीं कह सकते कि आकाश आनंद को बसपा की बहुत बेहतर स्थिति, तब आनंद के कंधे पर जिम्मेदारी दी गई, और मुझे खुशी है इस बात की, आकाश आनंद उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। आज जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया में उनको कवरेज करने के लिए होड़ मची हुई है, और जिस तरह से वो राष्ट्रीय मुद्दों को छू रहे हैं, बहुजन समाज के मुद्दों की बात करते करते वो राष्ट्रीय मुद्दों को भी छू रहे हैं, जिस तरह से वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो कह लीजिए कि आपसी भाईचारा है उसको स्थापित करने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से स्थापित कर रहे हैं। सर, मैं वही कहना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज की बात करते हैं, दलित मुस्लिम की, यहाँ पूर्वांचल में आपने काफी जगह घूमा है, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि पहले मिशन क्या होना चाहिए? बसपा को समर्थन देके हमें सरकार बनना चाहिए, फिर उनसे मांग रखनी चाहिए कि अभी इस समय जरूरी है कि नई नई पार्टी बना देते हैं लोग, अपने लालच लोभ के चक्कर में एक एक सीट के लिए बिक जाते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी एक संगठन बनाया, मगर आप बसपा को हमेशा चर्चा में रखते हो, बसपा से को समर्पित रहे, इस पे क्या? देखिए, हम सन 2006 में अपना संगठन बनाए थे, और उस समय बसपा का शासन था, हमने बसपा का भी शासन देखा, बाकी लोगों का भी। बसपा के शासन में भी हमने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है, पुतले फूके हैं, और बसपा के शासन में भी मैं जेल गया हूँ। लेकिन बसपा के शासन के बीतने के बाद जो शासन आया, उसको जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बसपा का शासन बेहतरीन शासन था। बसपा का अपना एक वोट बैंक है, एक राष्ट्रीय पार्टी की पहचान है, और उस पे महापुरुषों का एक छाप है। आज बताइए, जो 12.5% के आसपास जो हमारा वोट है, और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा है, आज हम मतलब आप ये कहना चाह रहे हो बसपा ने तब भी जातिवाद नहीं देखा? मतलब आप भी जिस समाज से बिलोंग करते हैं, तो आपके ऊपर भी केस
चला। मेरे ऊपर भी केस चला। उस तरह का केस नहीं चला। जैसे आज क्या होता नहीं, है, मतलब अगर कोई चीज गलत होता है तो अगर एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैंने उसके बाद देखा बेहतर है, नहीं वो लॉ एंड ऑर्डर का बात था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए। अभी जो उसमें मुकदमे कास्टिज्म नहीं देखते बसपा। अभी हमारे ऊपर जो मुकदमे अभी हो रहे हैं, वो हमको अपराधी बनाने के लिए हो रहे हैं कि ये अपराध कर रहे हैं, इन्होंने पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस को ये कर दिया, तो यहाँ ऐसे किया। उस समय मुकदमे होते थे कि इन्होंने 114 धारा 144 का उल्लंघन किया। अच्छा, मतलब जो धारा है, हाँ, वो जो एक मतलब लोकतंत्र में एक होता है, वो होता था। संविधान के दायरे में। अब रही बात नई पार्टी बनाने की, मान लीजिए मैं आज से मेहनत करूं, मुझे 10,000 करोड़ रुपया दे भी दिया जाए, तो क्या मैं बहुजन समाज की कोई राष्ट्रीय पार्टी बना पाऊंगा अगले 20-25 सालों तक? नहीं बना पाऊंगा। अपना घर कमजोर होता है तो अपना घर छोड़ करके भाग नहीं जाते, अपने घर को पकड़ करके फिर से मजबूत किया जाए, जहां दरार पड़ गई है उसको जोड़ा जाता है, मजबूत करके उसको खड़ा किया जाता है, न कि छोड़ करके भागा जाता है। बसपा बहुजनों का घर है और ये घर बहुत मजबूत है, इसकी नींव बहुत मजबूत है। ऊपर तो सब लोग डगमगा रहे हैं। ऊपर अभी देखिए क्या होता है ना कि हर देश का एक अपना हिस्ट्री होता है और वो देश एक दौर से गुजरता है। यूरोप भी एक समय धार्मिक उन्माद के दौर से गुजरा था और उस धार्मिक उन्माद के दौर के गुजर जाने के बाद यूरोप फिर अपना डेवलपमेंट की मुख्य धारा में यूरोप आ गया। उसी तरह से हमारा देश भी आज़ादी के बाद पहली बार धार्मिक उन्माद का मजा चख रहा है, जो कहते हैं ना चरमोत्कर्ष, मतलब एकदम हाइट पर। अभी इनको धर्म चाहिए था, एकदम पूरी मात्रा में धर्म भर भर के मिल गया लोगों को, अब चाहिए रोजगार। ठीक है, तो बसपा जिस स्टैंड पर है उस स्टैंड पर लोग फिर से लौट करके आएंगे और आ भी रहे हैं। और आकाश आनंद उसको बहुत बखूबी से एड्रेस कर रहे हैं कि देखो हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अब धर्म हो गया, मंदिर बन गया, भगवान मिल गया तुमको, अब बताओ क्या आप उससे तुम्हारा इतने पेट भरेगा? मतलब आप इतने युवाओं से मिले, सबसे मिले, आपकी बात हुई, उसके बाद भी आप आकाश को कह रहे हैं ये परिपक्व नेता है आज के समय में, मतलब आपका ये कहना है? नहीं देखिए, अभी जो आकाश आनंद की शुरुआत है, आप अखिलेश यादव का शुरुआत देख लीजिए, आप राहुल गांधी जी का शुरुआत देख लीजिए। इन लोगों ने जहाँ से शुरू किया था और आकाश आनंद ने जहाँ से शुरू किया है, तीनों लोगों का वीडियो आप देख लीजिए तो आप पाएंगे कि आकाश आनंद उनसे 100 गुना बेहतर स्पीच दे रहे हैं, 100 गुना बेहतर तरीके से अपनी बात डिलीवर कर रहे हैं, 100 गुना बेहतर तरीके से मीडिया में अपनी बात रख रहे हैं, बिना हिचकिचाहट के, बहुत सरलता के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं। और एक समय में जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव भाषण करते थे तो उनका मजाक बनाया जा सकता था, लेकिन वो फेज आकाश आनंद को नहीं। आकाश आनंद का शुरू से ही, आकाश आनंद ने जो बोला उसको कोई मजाक बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया, न तो उसको मजाक में ले पाया। और जबकि राहुल गांधी या अखिलेश यादव जी ने जब अपना शुरुआत किया था, उन्होंने मंचों पर भाषण देना शुरू किया तो बड़ी हंसी खिल्ली उड़ाई गई थी, बहुत मीम बने और क्या क्या हुआ। तो हम कह रहे हैं कि जो आकाश आनंद की शुरुआत है बहुत बेहतरीन शुरुआत है। मुझे लगता है 4 से 5 सालों के अंदर बसपा पूरे देश में फिर से छा जाएगी आकाश आनंद की लीडरशिप में। तो हमको आकाश आनंद को, बसपा को मजबूत करना चाहिए, ना कि नई पार्टी बना करके उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आज असुर और पूर्वांचल सेना किस तरह से स्वागत करेगी, क्योंकि पहला आगमन हो रहा है आकाश आनंद का? कुछ बताइए। देखिए हम लोगों के लिए कुछ पहला नहीं है, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारी जो आकाश आनंद आ रहे हाँ, हैं तो पहला तो हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी है, अभी से पहुँच चुकी है। असुर यानी अम्बेडकराइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स, वो लोग पहुँचे, अभी वो गाजे बाजे के साथ अपना वो उनका स्वागत करेंगे, नारेबाजी के साथ। पूर्वांचल सेना के लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच सकें, इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारा मकसद है कि हम रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुँचे। और आकाश आनंद जी का मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा स्वागत होगा। जितने ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, जितनी बड़ी संख्या में वहाँ भीड़ जुटेगी, युवा इससे नेतृत्व में बेहतर, युवा पहुंचे हाँ, और युवा जान पहुँचे, इससे बेहतर कोई स्वागत नहीं होगा। ये हमारे साथ धीरेन्द्र जी थे, इन्होंने तमाम विषयों पे बात कही और ये भी कहा कि एक सेंसिबिलिटी दिखती है आकाश आनंद में, मैच्योरिटी दिखती है, जो तमाम नेता हैं मगर उनके बीच ये चीज़ नहीं दिख पाई। कैसा लगा हमारा वीडियो, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। बाकी बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।